खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने हरिद्वार में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर इस मामले से जुड़े वीआईपी नामों को दबा रही है और सच्चाई को उजागर करने से भी रोकने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि आलोक शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार जब भी सवालों के घेरे में आती है, पुलिस को मोर्चे पर भेजकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाना शुरू कर देती है। उन्होंने इस बात की मांग भी की है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच रिटायर्ड जज की निगरानी में कराई जाए। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें, वीआईपी नामों को सार्वजनिक भी किया जाए, इसकी भी मांग की जा रही है। रामनगर से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें, यहाँ पर डंपर में दम घुटने से चाचा और भतीजे की मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और पुलिस लगातार मामले की जांच भी कर रही है। वही जानकारी देते चले कि मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के संभल निवासी मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इकरार के रूप में हुई है। दोनों डंपर चालक थे, आपस में चाचा भतीजे थे। बताया जा रहा है कि दोनों रामनगर के पिरुमदारा गांव स्थित एक स्टोन क्रशर में उपखनिज लेने आए थे। रात में डंपर में सामग्री भरने के बाद वाहन खड़ा कर दिया गया। सुबह करीब 5 बजे ठंड ज्यादा होने के कारण दोनों डंपर के केबिन में जाकर बैठ गए। शीशे बंद कर पेट्रोमैक्स से जलाया। पेट्रोमैक्स से निकली गैस के कारण दोनों बेहोश हो गए। दोपहर में जब लोगों ने देखा तो शीशा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला गया। और वहीं जानकारी लगातार आ रही है कि सरकारी अस्पताल उन्हें लेकर जाया गया था। उनका इलाज जारी था, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार दम घुटने से दोनों की मौत हुई है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह क्या है, मौत का सही कारण क्या है, साफ हो जाएगा। ये भैया, ये हुआ, ये जो सिलेंडर होता है, जो ये क्या कह रहे हैं, तापने वाला, वैसे जलाने वाला हो, उस पर तापने वाली चिमनी लग रही थी जी। तो वो चल रही थी गाड़ी में, मतलब मैं भी बैठ कर आया गाड़ी में। वैसे जब गाड़ी भर के आई थी करेसर से, तो उनके द्वारा मैं भी बैठ कर आया करीब 5 बजे। तो मैं बोला भाई अब जाओगे ना, तो बोले अब ना जा रहे, अब कल को ही जाएंगे। तो इसलिए मैं भी आ गया, फिर गाड़ी में को अपनी मैं भी सो गया। तो लगभग मैं उठा करीब 11:30 बजे के टाइम गाड़ी में से। तो और जो हमारी गाड़ियाँ थी, मैं बोला उनसे, मैंने कि भाई कुछ खाने ऊने के टाइम ना मंगाया। तो बोले हमने तो खा लिया, तुम बताओ तो मैं मंगवा दे। तो मैंने कि इन्हें भी उठा लो यार। तो बोले यार उठाया है ही नहीं, उठे ना, सो रहे हैं अभी। कोई बात नहीं, इतने में फिर मैंने भी खिड़की बजाई। तो मैंने कहा अभी सो रहे दिखा, मैंने कहा चलो सोन दो। अब थोड़ी देर बाद जब ये ना उठे, टाइम ज्यादा हुआ, तो मैंने कहा यार उठाओ यार, कुछ खाएंगे होंगे। अब जब ज्यादा गौर से देखा उनमें, मतलब खिड़की में झांक के, तो मतलब ऐसा लगा हमें इनकी सांस न चल रही। तो हमने खिड़की थोड़ी साइड की, जब इन्हें निकाला। ये एक्चुअली दोनों ट्रक ड्राइवर्स थे। ये लोग अपने ट्रक में एक्चुअली पूरे शीशे विशे बंद करके वो जला के बैठे हुए थे, अला पेट्रोमैक्स। उस वजह से इनकी उसी वक्त कुछ घंटे पहले सुबह के टाइम पे डेथ हो गई है और ये ब्रॉड डेड हमारे पास आए हुए हैं। तो हमने इनकी पुलिस की कार्रवाई करने के लिए आगे पीआई भेज दी है और इनका कागज बना के ईसीजी निकाल के इनको ब्रॉड डेड। लगातार पड़ती सूखी ठंड से तापमान में गिरावट साफ तौर पर देखी जा रही है। इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। आपको बता दें कि ऐसे मरीज जो सांस और हृदय संबंधित बीमारियों से ग्रसित हैं, उनमें समस्याओं का बढ़ना साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिसको लेकर डॉक्टर AK पांडे ने भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती ठंड के चलते मरीजों की संख्या में खासा इजाफा देखने को मिला है। तो वहीं इस दौरान अस्पताल में भी 2 तरह के मरीज पहुंच रहे हैं। पहला, जिन्हें क्रॉनिक डिजीज है, और दूसरा जिन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां हैं।
लालकुआं अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर बुलाए गए उत्तराखंड बंद का प्रभाव अब लालकुआं में नहीं पड़ा। शहर के अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान आम दिनों की तरह खुले रहे हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर एवं गौला रोड सहित संपूर्ण नगर पूरी तरह से खुला रहा। आपको बता दें, इससे कारोबार भी सामान्य रहा। हालांकि बिंदुखत्ता में इसका मिलता जुलता असर भी दिखाई दिया। जहां कुछ दुकानें बंद दिखाई दी तो वहीं विपक्षी कांग्रेस ने उत्तराखंड बंद को सफल बताया, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने उसे विफल करार दिया है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक नवीन दुमका का कहना है कि कांग्रेस का उत्तराखंड बंद कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह से विफल साबित हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर लिया गया ये फैसला स्वागत योग्य है। तो वहीं साथ ही लालकुआं व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट का भी कहना है कि उत्तराखंड का हर एक व्यापारी बहन अंकिता के परिवार के साथ खड़ा हुआ है और अंकिता के साथ जो घटना हुई है वो निंदनीय है। धन्यवाद। मैं आपको पहले भी कह रहा था इस संदर्भ में कि आज समूचा उत्तराखंड बंद का आह्वान किया था और हमारी जनता, हमारे जितने भी चाहे व्यापारी लोग हैं, कोई भी व्यवसायी लोग हैं, तो इन्होंने जो है कि हमारी बिटिया को न्याय दिलाने के लिए कि उत्तराखंड को जो है बंद किया है और इसको देख के हमें बड़ा हर्ष हुआ है। जो काम आज मतलब सरकार को पहले अभी 2-3 साल पहले कर देना चाहिए था, तो वो जो आज हमारे दबाव में, जनता के दबाव में जो वर्तमान वो आई है, सरकार आई है। देखिए, आज हल्दूचौर से खाड़धाम के बीच अपने सामाजिक कार्यक्रम के अंतर्गत 4 जगह मुझे बैठना हुआ। कस्बा और हल्द्वानी नगर खाड़धाम के अंदर कहीं पर भी बंद का कोई असर नहीं दिखा। वास्तव में ये बंद पूरी तरह से फ्लॉप रहा और इसका कोई औचित्य भी नहीं था। जब अंकिता हत्याकांड की जांच माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा सीबीआई से कराने का निर्णय ले लिया गया, तो उसके बाद इसका कोई औचित्य नहीं था। वास्तव में कांग्रेस एक सेंटिमेंटल मुद्दे पर व्यर्थ का भड़काऊ और लोगों को मिसगाइड करके जो आंदोलन कर रही थी वह समाप्त हो गया बंद के साथ ही। हत्याकांड जो हमारी बहन की बड़ा निंदनीय घटना थी, वो एक प्रदेश के सर्वसार करने वाली घटना है। जो प्रदेश बंद का निर्णय था सभी गठबंधन दलों का, उसमें व्यापार मंडल में शामिल था, जिसमें बंद की घोषणा से पहले ही प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री धांकर धामी जी ने उसको मान लिया, सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। तो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने बंद के आह्वान को खारिज करते हुए उन्होंने कहा भाई व्यापारी की जो मांग थी उसको मान लिया, इसलिए बाजार बंद नहीं होगा। तो हमारी 383 इकाइयों में बंद का आह्वान को नकार दिया गया था। खबर हल्द्वानी से है, जहां 40 वर्षीय किसान सुखवंत सिंह ने होटल के कमरे में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या से पहले किसान सुखवंत सिंह ने फेसबुक लाइव के जरिए उधम सिंह नगर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस लाइव वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस कुछ लोगों के साथ मिलकर उन पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी और पैसे लेकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि काशीपुर में करीब 4 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े में सुखवंत सिंह के साथ धोखाधड़ी की गई, जिसके चलते लंबे समय से वो मानसिक तनाव में थे। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही काठगोदाम पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। किसान की आत्महत्या के बाद काशीपुर क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात भी किया गया है। इस मामले में एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ टीसी ने कहा है कि पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर ली है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपये खाते में दिए। उन्होंने ज़मीन कुछ और दिखाई और हमें ज़मीन और दी, जिसके सरगना अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंदर कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह और जस्सी, हरदीप कौर, आशीष की पत्नी गिरबर सिंह,
अमित, गीतांजलि, मोहित, विमल, विमल की पत्नी महिपाल सिंह, राजेंद्र, शैलेंद्र, विजेंद्र, पूजा, गुरप्रेम सिंह, जगबीर राय, जगपाल सिंह, मनप्रीत कलसी, सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सुरा। ये बड़ा हृदय विदारक है। और सुखवंत सिंह जी, उनके पिताजी, उनके भाई साहब यहाँ मेरे साथ खड़े हैं और उन्होंने फेसबुक पे एक लाइव करा और प्रताड़ना की अति हो गई। अब जैसा ये बता रहे हैं, अब इसकी जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार कानूनी कार्रवाई जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उन पे करने को तो तुरंत तैयार है, लेकिन जो अन्याय इस परिवार ने झेला है, जो जैसा ये लोग बता रहे हैं, इसमें कितनी गंभीरता, कितनी सच्चाई और कितनी संलिप्तता उन लोगों की है जिनका नाम उस भाई ने लिया, ये लोग, इनके परिवार के लोग ले। आज तड़के सुबह 2:30 बजे के 3 बजे के बीच में थाना काठगोदाम पर नियुक्त पुलिस कर्मचारी गण को एक होटल के कर्मचारी से फोन आया कि यहाँ पर फायरिंग का एक आवाज़ आई है, शायद संभवतः एक व्यक्ति ने अपने आप को गोली मार दिया, तुरंत आइए करके। उसी पर रिस्पांस करते हुए 2 कर्मचारीगण थाना काठगोदाम से रिस्पांस देते हैं। होटल देवभूमि है, गोलापार में स्थित है, एक साधारण सा होटल है। वहाँ पर जाने पर यह जानकारी में आता है रूम नंबर 101 में एक गेस्ट ने अपने आप को शायद गोली मार दिया हो, एक फायरिंग की भी आवाज़ आई है और उस व्यक्ति का वाइफ और बच्चा भी चोटिल हालत में मिलते हैं। हम तो यही सरकार से चाहते हैं इसकी जांच स्पष्ट हो, जो अधिकारी इसमें आ रहे हैं या एसएसपी हो या आपका एसएचओ कुंदन सिंह रौतेला, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब पे होनी चाहिए कार्रवाई। हम यही चाहते हैं, हमें न्याय मिले शासन प्रशासन से। हम तो मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि आपकी प्रदेश की घटना है, इसमें संज्ञान लीजिए। ये भैया एक मानसिक प्रताड़ना थी जो कि मृतक ने अपना सुसाइड किया है, ये अधिकारियों द्वारा दी गई। उत्तरायणी कौतिक मेला समिति लालकुआं की ओर से राजकीय इंटर कॉलेज अम्बेडकर नगर वार्ड 1 में आयोजित 5 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक शुरू हो गया है। आपको बता दें, पहले दिन कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और क्षेत्रीय बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपना दमखम भी दिखाया। वहीं इस दौरान पेंशन डिजाइन का भी कार्यक्रम जो है वो रखा गया था, जिसमें दर्जनों बच्चों ने भाग भी लिया। उत्तरायणी कौतिक का विधिवत उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गपाल, पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं वहां पर मौजूद तमाम अतिथियों ने क्षेत्र की जनता को कौतिक मेले की शुभकामनाएं भी दी। ये भी कहा गया कि कौतिक मेला जो है वो उत्तराखंड की पहचान होता है और इसको हर साल मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने सभी से अधिक संख्या में आने की अपील भी की है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।